ओके गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड एवोगैड्रो लो। हमारा ये एवोगैड्रो लो करना रहेगा, ठीक है। गे-लुसेक लो तो मैंने कल ही करवा दिया था आपको। आज एवोगैड्रो लो समझ लेते हैं, एवोगैड्रो लो क्या बोलता है, ठीक है। सो एवोगैड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। यानी एवोगैड्रो ये सजेस्ट करता था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर उसका सेम हो और प्रेशर भी सेम हो, शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो ये उसने सजेस्ट स्टार्टिंग में किया था। एवोगैड्रो made a distinction between atoms and molecules which is quite understandable in the present times। यानी एटम से जो मोलिक्यूल्स बनते हैं उसकी बात की थी। सो इफ वी कंसिडर अगेन अ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ वाटर, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस करता है, वाटर प्रोड्यूस करता है, देखा था हमने, ठीक है। सो वी सी द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ वन वॉल्यूम। हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या होता है? हाइड्रोजन का वॉल्यूम होता है वन, ऑक्सीजन का वॉल्यूम होता है वन, H2 के आगे भी वन होता है, ऑक्सीजन के आगे भी वन होता है। दोनों को मिला के क्या बनेगा? H2O। जो H2O बनेगा वो टू वॉल्यूम्स होता है, H2O के आगे टू होगा। सो टू गिव टू वॉल्यूम्स ऑफ वाटर विदाउट लिविंग एनी अनरिएक्टेड ऑक्सीजन। कोई भी ऑक्सीजन अनरिएक्टेड रहेगा नहीं। इतना लो एवोगैड्रो ने स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ तक ही लिखना है आपको, और कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। फिर पोली एटॉमिक और ये इंपोर्टेंट इतना नहीं है, जितना इंपोर्टेंट उतना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो एवोगैड्रो का इतना लिखना है आपको। दिस इज नोन एज अ एवोगैड्रो लो, ठीक है। चलो, जो पोली एटॉमिक और ये है वो सेकंड चैप्टर में आने वाला है, तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। फिर ये डाल्टन एटॉमिक थियरी जो मैंने ऑलरेडी पोस्टुलेट्स के जो जो उसकी थियरी थी वो मैंने आपको बता दी, तो वो आपको अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं। चलो आगे जैसे ही जाओगे आएगा एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास, और उससे पहले हम देखते हैं कि एटॉमिक और मोलिकुलर मास के रिलेटेड पहले आएगा एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉम सबसे छोटा जो होता है, कोई भी एलिमेंट का सबसे छोटा जो है उसको क्या बोला जाता है? एटम, ठीक है। तो ये एज अ थियरी नहीं पूछी जाती ये थियरी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल, बिकॉज एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। एटम्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, हम जानते हैं, ठीक है ना। सो टुडे वी हैव sophisticated techniques, for example mass spectrometry for determining the atomic mass of fairly accurately। अब ये इन लोगों ने कुछ एक टेक्निक निकाली। क्या टेक्निक निकाली कि 19th century scientists could determine mass of an atom relative to another experimental means, as has been mentioned earlier, hydrogen being lightest atom arbitrarily assigned as a mass of 1। इन लोगों क्या करते थे कि चलो ये समझने के लिए एक चीज समझो, ये पैराग्राफ कि अभी अभी मेरा मास 75 केजी है, ठीक है। मेरा अभी जो वेट है वो 75 केजी है। अब आप बताओ कि मेरा वेट ज्यादा है कि कम? कोई बोलेगा कि ज्यादा है सर, आपका वेट तो बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि आपका वेट 40 केजी होगा, इसलिए तुमको मेरा वेट ज्यादा लगता है। अगर आपका वेट भी 65 होगा तो आपको क्या लगेगा? ठीक है चलो एवरेज है, ठीक है। यानी आपने किसके कंसिडरेशन से सोचा कि मेरा वेट ज्यादा है या कम है? मेरे वेट के कंपेयर में। जैसे चींटी छोटी है, ठीक है, जो चींटियां आती है छोटी छोटी, वो हम क्यों बोलते हैं चींटियां छोटी है? क्योंकि बाकी एनिमल्स बहुत बड़े हैं। जैसे मैं बात करूं तो एलिफेंट सबसे बड़ा, ठीक है। और एलिफेंट के कंपेयर में जब हम एंट की बात करेंगे, चींटी की बात करेंगे, तो वो आपको छोटी लगेगी, ठीक है। सो क्यों छोटी लगेगी? क्योंकि आपने कंपैरिजन वो एलिफेंट के साथ की। तो पहले के जमाने में वो लोग क्या करते थे? रिलेटिव मास मेजर करते थे। यानी क्या? हाइड्रोजन का मास उन लोगों ने 1 ले लिया एंड अदर एलिमेंट वाज असाइन मास रिलेटिव टू इट। ऐसा स्टार्टिंग में उन लोगों ने किया। कौन सी सेंचुरी में ऐसा किया? 19th सेंचुरी में ऐसा किया, ठीक है। फिर आगे बढ़े। हाउएवर द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मास इज बेस्ड ऑन कार्बन 12। आज की सिस्टम में कार्बन 12 के हिसाब से जाते हैं। वो किसके हिसाब से जाते हैं? कार्बन 12 के हिसाब से जाते हैं, ठीक है। आज के जमाने में कार्बन 12 चलता है।
So the standard and has been agreed upon the 1961. 1961 में ये डिसाइड हुआ कि कार्बन 12 is one of the isotope of carbon can be represented as a carbon 12. यानी जो कार्बन का आइसोटोप है वो कार्बन 12 के हिसाब से जाना गया एंड इज असाइन मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट. उसका AMU एटॉमिक मास यूनिट, कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट क्या पता चला 12 AMU. सो वन एटॉमिक मास is defined as a mass exactly equal to the 1/12 of the mass of the carbon. एक AMU का मतलब ये होता है. अब एक 1 AMU जो है वो उसका मतलब अगर आप निकालने जाओ तो 1 AMU का मीनिंग होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 यानी 10⁻⁻24 यानी कितने हो पता है 0.00000024 बार जाओ फिर 66056 आएगा. इतना छोटा ग्राम होता है. अब मेरा वजन अभी 75 किलोग्राम मैंने बताया. ये तो क्या है पता है, ये है 0.000024 बार 66 056 ग्राम. समझ में आ रहा है? तो कितना छोटा होगा आप एज्यूम कर सकते हो. ठीक है, उस हिसाब से ये हाइड्रोजन का दिया है. ठीक है, सो दिस इज नथिंग फॉर द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सो डोंट वरी. फिर उन लोगों ने कुछ ऑक्सीजन का निकाला 15.995, इसलिए कल हमने ऑक्सीजन का मास 16 लिया था, पता है आपको. फिर धीरे धीरे ये AMU हट गया, फिर आया U जिसको बोला जाता है यूनिफाइड मास. सो दिस इज नथिंग बट दी ओनली हिस्ट्री. ठीक है, लेकिन आपको एक बार लिखना है, भले हिस्ट्री हो. अभी तो आपको एक बार लिखना ही है ये सब, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि ये हिस्ट्रिकल टॉपिक है, आप समझना. ठीक है, कोई इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते. चलो फिर जाते हैं एवरेज एटॉमिक मास पे. एवरेज क्या होता है, चलो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाओ. एवरेज क्या होता है, देखो यहाँ से टेबल से ही समझ में आ जाएगा, फिर आप पढ़ लेना आपके खुद से. ठीक है, वरना समझ में आ जाएगा. जैसे कार्बन है, कार्बन का रिलेटिव एबंडेंस कितना है, उसके हिसाब से अगर कार्बन का देखा जाए तो 98 है. कार्बन 13 का कितना है 1 है, और कार्बन 14 का ये है. ठीक है, और उसका AMU कार्बन 12 का 12, 13 का 13 और 14 का 14. अब ये तीनों का तीनों मिला के अगर आपको एटॉमिक मास का आपको क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है, तो ये तीनों का आप समेशन करो, डिवाइड बाय क्या कर दो 3 कर दो. ठीक है, तो उससे क्या मिल जाएगा आपको, एवरेज मिल जाएगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. सो उस हिसाब से एवरेज मास निकालते हैं. ठीक है, यानी क्या किया इन लोगों ने, क्या किया हुआ है इन लोगों ने, ये किया हुआ है इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन किया. ठीक है, फिर क्या किया, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन किया, और दूसरा क्या किया, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन किया. फिर ये तीनों का एवरेज मास निकाला, तब उनको पता चला कि कार्बन का एटॉमिक मास क्या मिल रहा है 12 मिल रहा है. ठीक है, यानी इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन प्लस इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन और प्लस इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, तब जाके आपको टोटल एटॉमिक मास जो है कार्बन का 12 मिला. आपको सिर्फ याद ही रखना है कि ये 12 मिला, और कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, चलो अब आएगा मोलेक्युलर मास. तो मोलेक्युलर मास तो मैं आपको मेरी नोटबुक में समझाता हूँ, क्योंकि मोलेक्युलर मास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोलेक्युलर मास हर जगह आता है. ठीक है, तो मैं ये अपने नोटबुक में ही समझाता हूँ.